policy, act and provision related to education and children with special reference to their context, class, caste, tribe, religion and gender। यानी कि शिक्षा से संबंधित क्या क्या नीतियां हैं, धाराएं हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, वर्ग को लेकर, जाति को लेकर, जनजाति को लेकर, धर्म को लेकर तथा लिंग को लेकर, इसके संदर्भ में शिक्षा की क्या क्या नीतियां हैं, इनके बारे में स्पष्ट करें। देखिए भाई, वर्ग, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा एवं लिंग से संबंधित नियम एवं अधिनियम। हम ये जानते हैं कि जब हमारा भारत क्या था, गुलाम था, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत देश विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति, जनजाति, भाषा आदि के आधार पर बटा हुआ था। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज भी ये स्थिति है। और स्वतंत्रता के आज 75 वर्ष के बाद आज भी देश में विभिन्न वर्गों में शेड्यूल, आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों में सबसे अपेक्षित शोषित लोग हैं। यहाँ पर अस्पृश्यता का संगठन भारतीय सभ्यता पर एक धब्बा है। संविधान की आर्टिकल 17 के तहत इसके उन्मूलन के लिए संवैधानिक घोषणा के बावजूद यह सूक्ष्म तरीके से बना रहा। क्षैतिज समानता में समाज में वर्टिकल असमानता के बदले के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। संविधान में देश के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों के लिए निम्नलिखित प्रावधान और धाराएं बनाई गई। भाई ये बताया गया है कि जब हमारा भारत गुलाम था उस टाइम पे जाति धर्म वर्ग बहुत ज्यादा माना जाता था। जैसे ही भारत आजाद हुआ, लेकिन वो स्थिति तब भी नहीं बदली। आज भी 75 साल के बाद भी आज भी वही शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सारे सिस्टम आज भी चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे संविधान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 17, जिसके तहत ये घोषणा कि जो हमारी इसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई, जितनी भी ये जाति जनजाति जो भी नीतियां वगैरह हम बनाते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्या है, हमारे संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए, कुछ शेड्यूल तैयार की गई। अब देखते हैं उनके बारे में, वो क्या क्या उनमें लिखा हुआ है। तो आपकी जो भी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से लेकर अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं, और उन आर्टिकल्स में देखते हैं। जो आर्टिकल 15(1) है, उसमें क्या बोला गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 ये बोलती है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी है, उसमें उसका अंत करना है और किसी भी रूप में इसको हमें लागू नहीं रहने देना है। जो छुआछूत वाली थी ना, अछूत जिसको बोला जाता था, तो उसको हमें खत्म करना है, ये आर्टिकल 17 में बोला। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया, अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया जाए, लोगों को अब किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आजादी है। यानी कि क्या बोला गया कि पहले जो ये बोला जाता था कि ये जो उसके एस्पर्स लोग हैं इनको इसमें नहीं आने देना, तो इसमें यही बोला गया है आर्टिकल 19 में कि पहले आज अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है, चाहे वह किसी भी कास्ट का क्यों न हो, व्यवसाय आजादी से कर सकता है। ठीक है, अब है आर्टिकल 25 में ये बोला कि हिंदुओं के लिए सार्वजनिक धर्म स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए, यानी कि हिंदू धर्म में चाहे वह शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, सबके लिए धर्म के दरवाजे सबके लिए बराबर खुले हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या बोलता है, राज्य पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोक सकता। आर्टिकल 29 ये बोलती है कि धर्म, जाति आधार, उसके आधार पर अगर कोई एडमिशन लेने से मना करता है तो उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी कि वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह कहीं पर भी दाखिला ले सकता है। अनुच्छेद 46 इसके अंतर्गत राज्य दुर्बल लोग जिसमें अनुसूचित जाति की शिक्षा संबंधी और आर्थिक हितों की रक्षा होती है, इसमें जितने भी आपके शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड और उनके इकोनॉमिक बेनिफिट की रक्षा के लिए इसमें नियम बनाए गए। उसके बाद है आपकी आर्टिकल 330, 332 और 334। इसमें आपकी शेड्यूल कास्ट और
आदिम जातियों के विधानसभा, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकायों के स्थान सुरक्षित करना, यानी कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए भी क्या है, विधानसभाएं, ग्राम पंचायत और स्थानीय जितने भी निकाय हैं उनमें स्थान सुरक्षित रहे। अनुच्छेद 335, आर्टिकल 335, इसके अंतर्गत यूनियन और स्टेट से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में शेड्यूल कास्ट के हितों को ध्यान में रखा जाए, यानी कि चाहे आपके यूनियन में हो, चाहे आपके यहाँ यानी कि सेंटर में हो, या फिर आपके स्टेट में कोई भी एग्जाम लिया जाता है भर्ती से रिलेटेड, तो उसमें इनके जो शेड्यूल कास्ट है इनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आर्टिकल 275, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य जनजाति कल्याण है उसके ऊपर शासन की ओर विशेष ध्यान दिया है। आर्टिकल 275 में क्या कहा गया है भाई, जो भी सेंटर है और जो भी स्टेट है उसका किस तरीके से उचित एडमिनिस्ट्रेशन चलना है उसमें विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद है आर्टिकल 325, इसके अंतर्गत किसी को भी धर्म, प्रजाति धर्म, प्रजाति आदि लिंग के आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 330, इसके अंदर लोकसभा एवं विधानसभा में जितने भी शेड्यूल कास्ट है उनके लिए स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। अनुच्छेद 338, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। तो ये कुछ थी हमारी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड थी, जिसमें अपने आर्टिकल पढ़े। आर्टिकल 15 जिसमें ये बोला गया कि जन्म, स्थान, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 क्या थी आपकी, छुआछूत से रिलेटेड थी, अस्पृश्यता से रिलेटेड थी। आर्टिकल 19 में ये बोला गया कि चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी उसका हो, वो सभी व्यक्तियों को व्यवसाय को अपनाने की आजादी है। 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था। देखो भाई आर्टिकल 25 में ये बोला गया चाहे हिंदू हैं तो उनके जो भी मंदिर हैं, पहले ये था आज़ादी से पहले जो आपके शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो जैसे अनुच्छेद हमारा संविधान बना तो धारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 25 जिसमें मंदिर के दरवाजे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। आर्टिकल 29 में ये बताया गया कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति या भाषा या का हो वह कहीं पर भी दाखिला ले सकता है। ठीक है। आर्टिकल 46 में ये बताया गया कि शिक्षा से रिलेटेड उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना। शिक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के वे अनुच्छेद 46 के अंदर आते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 330, 332 और 334। इसमें यानी कि जो भी हमारे शेड्यूल ट्राइब वगैरह उनकी जितनी भी विधानसभाएं होनी है, ग्राम पंचायत होनी है, स्थानीय निकाय में उनका एक अलग से स्थान सुरक्षित करना है। उसके बाद 335 में बताया गया कि जो पदों की नियुक्तियां होंगी उसमें शेड्यूल कास्ट का भी अलग से ध्यान रखा जाए। 275 में केंद्र व राज्य जनजाति कल्याण है उसके उचित प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये भी 325 किससे संबंधित है, धर्म एवं जाति तथा लिंग के आधार पर वंचित न रह जाए। अब आर्टिकल 338 में बोला गया कि जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति व्यवस्था करेंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। बस ये पॉइंट दे रखे हैं आपके शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। उसके बाद है अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित प्रावधान, और जो रह गई एक आदि इनके अलावा कोई और रह गई है तो उनसे रिलेटेड एक तो है आपकी अनुच्छेद 340, एक है अनुच्छेद 341, 340 और सब सेक्शन 1, अनुच्छेद 15 सब सेक्शन 14, ठीक है, अनुच्छेद 16(4) और 16(4) और 16(4) है। तो पिछड़ी जाति से संबंधित प्रावधान सबसे पहले जो हमारी आई, पहले वाला था हमारा शेड्यूल कास्ट से था। अब है हमारा जो बैकवर्ड क्लासेस रह गई हैं, जो पिछड़ी जातियां रह गई हैं, उसमें आर्टिकल 340 किससे संबंधित है, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सरकार अनिवार्य रूप से प्रयास करेगी, यानी कि इनके कल्याण के लिए सरकार अवश्य रूप से प्रयास करेगी। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 340 और आर्टिकल है 340 और सब आर्टिकल है 1। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशानुसार एक आयोग की नियुक्ति की जाए, पिछड़े वर्ग के सामाजिक स्थिति जांच करेगा। यानी कि राष्ट्रपति अनुमति देंगे तो हमें एक आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी जो ये देखेगा कि जो ये पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनकी एजुकेशन सही बेटर वे में हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आया सेक्शन 15A,
15 में क्या है, इसके अंतर्गत राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा करेगा। यानी कि इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी जातियों की रक्षा क्या है, समाज करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद उसके बाद है अनुच्छेद 15 का 4 सेक्शन 4 आर्टिकल 15 और सेक्शन 4। इसके अंतर्गत जो भी राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा करेगा, राज्य भी क्या करेगा, जितने भी पिछड़ी जातियां हैं उनके हितों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 16(4) और 16(4)A इसके अंतर्गत नियुक्तियां एक पदों के आरक्षण से पिछड़े वर्ग का प्रयास प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें आर्टिकल 16(4) में क्या बताया गया है कि जो भी निरीक्षण है, जो भी भर्तियां की जाती हैं पदों में, तो आरक्षण में पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी क्या है, आने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद है धर्म से संबंधित प्रावधान। धर्म से संबंधित प्रावधान में क्या है भाई, धर्म एवं ग्रंथ के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने दी है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अनुच्छेद 25 इसके अंतर्गत सभी राज्य सभी धर्म के लोगों को समान रूप से धर्म के प्रचार प्रसार और उसके अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब धर्म संबंधी क्या था भाई पिछड़ी जातियों के लिए, अनुच्छेद 51A कि राज्य में चाहे कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार में किसी का और उसे अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बेटा मेरे को ये बताओ, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान थे वो समझ में आ गए? यस मैम। पिछड़ी जाति से यस मैम। मैम इनके आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, बस हमें हाँ, इसके आर्टिकल आर्टिकल नंबर। याद करने पड़ेंगे बेटा, फिर ये जल्दी, वैसे तो समझ में आ रहे हैं, इजी हैं, लेकिन इनके आर्टिकल याद नहीं रहेंगे तो कोई नहीं, कुछ नहीं तो मुश्किल से 5-7 तो आप अच्छे से याद कर लेना आर्टिकल्स, क्योंकि यस उसमें मैम। जो चेक करेगा पेपर उसको कौन सा याद है कि आपने अच्छे ये आर्टिकल यही है या नहीं है, तो आर्टिकल इससे रिलेटेड आप जरूर कर लेना। उसके बाद आता है कि हम धर्म से रिलेटेड आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें है आर्टिकल 26 जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी भाग को धार्मिक मामले का मैनेजमेंट करने, उसकी स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, यानी कि मान ले किसी भी ग्रुप का, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति अगर धर्म से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट कर रहा है, मान लो किसी उसको मंदिर को या किसी भी जो भी उनके धर्म से रिलेटेड है उसमें कुछ सुधार करना चाहता है या तो वह कर सकता है। आर्टिकल 27 इसमें यह कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स के भुगतान की स्वतंत्रता होगी, किसी भी व्यक्ति को कर के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए तो हमें टैक्स के भुगतान, धर्म को बढ़ावा देने टैक्स के भुगतान की स्वतंत्रता, और किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब तो क्या है, टैक्स खत्म भी हो रखा है। पहले क्या होता था, अकबर के टाइम पे जजिया कर लगा रखा था, उसके बाद औरंगजेब ने भी इसको शुरू किया था, ये हिंदुओं के ऊपर लगता था। उसके बाद आर्टिकल 28 इसमें राज्य के द्वारा वित्त पोषित किए किसी भी विद्यालय में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। हाँ जी, 28 ये बोला गया है कि किसी भी विद्यालय में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो देखो हमारे विद्यालयों में कभी भी ना गीता पढ़ाई जाती, ना कुरान पढ़ाई जाती, ना बाइबल पढ़ाई जाती। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 29 एक अलग भाषा, लिपि व अपने स्वयं की संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी हिस्से को संरक्षित करने का उन्हें अधिकार होगा। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि चाहे भाषा है, लिपि है, अपने स्वयं की संस्कृति वाले नागरिकों को किसी भी हिस्से में संरक्षित करने का उन्हें अधिकार है, यानी कि कहीं पर भी रहने का उन्हें, भारत देश के किसी भी हिस्से में रहकर वे रह सकते हैं, यानी कि हम फ्रीली कहीं पर भी आ जा सकते हैं। आर्टिकल 30 इसके अंदर धार्मिक और भाषा यज्ञों को अपना शैक्षणिक संसाधनों की संस्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता है। प्रतिपूर्ति की स्थिति में राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 ये बोलती है कि जो धार्मिक है या अल्पसंख्यक है उनको अपनी पसंद व शैक्षणिक संसाधनों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और
राज्य द्वारा कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। अब है भाषा से संबंधित प्रावधान। भाषा से संबंधित प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। उसके बाद अनुच्छेद 210 अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 345। अब देखते हैं भाई आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 क्या बोलती है कि इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 348 है उसके प्रावधानों के संसद में हिंदी और इंग्लिश में कार्य किया जाएगा। ठीक है, संसद में जो काम होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के बाद तक के समापन का कार्य नहीं किया जाता, तब तक ये प्रभावी रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 210 इसके अंतर्गत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रावधान के अधीन किसी भी मंडल की कार्यकारी भाषा राज्य की भाषा में तथा हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, यानी कि कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा। 343 में क्या है सांप में, उसके बाद है आर्टिकल 343 इसके अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी। 343 धारा ये बोलती है कि जो भी यूनियन है वहाँ की संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि के संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा। जो हमारा आर्टिकल 343 है वो क्या बोलता है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप ही माना जाएगा। आर्टिकल 344 के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि आयोग एवं संसद समिति की आधिकारिक भाषा राष्ट्रपति सुविधाओं के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति और उसके बाद प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेगी, जिससे अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होंगे जो विभिन्न भाषाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, भाषाई प्रक्रिया को परिभाषित करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 345 इसके अंतर्गत राज्य की भाषा या आधिकारिक भाषा 346 एवं 347 के प्रावधान के अधीन एक राज्य की विधायिका कानून द्वारा राज्य या हिंदी में भाषा के प्रयोग के लिए किसी भी एक अन्यथा अथवा अधिक भाषा को अपना सकती है। और उसी के अन्य कि ये बोला गया है आर्टिकल 345 में राज्य में भाषा से रिलेटेड है कि राज्य विधायिका कानून राज्य में हिंदी या भाषा के प्रयोग के किसी एक भाषा को यहाँ पर लागू करवा सकते हैं। मान लो जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर क्या है वो दूसरी लैंग्वेज डालेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी भाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वे। उसके बाद है लैंगिक संबंधी प्रावधान। लैंगिक संबंधी प्रावधान में क्या है भाई आपका राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक अधिकार इस शेड्यूल के अंतर्गत महिलाओं के विकास एवं समानता के अधिकार देने की संविधान संशोधन है, यानी कि महिलाओं की ओर इसने ध्यान दिया यहाँ पर कि महिलाओं का विकास और उन्हें क्या है हर एक चीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस प्रावधान के अंदर पुरुषों के समान महत्व, महिलाओं को भी समान अधिकार श्रृंखला प्रस्तुत की गई, महिलाओं के धार्मिक आर्थिक सुधार के लिए उन्हें मातृत्व लाभ, सम्मान पर पारिश्रमिक संपत्ति उत्तराधिकार CRT आवश्यक सुरक्षा प्रदान किया जाए। देखो भी आर्थिक अधिकार में क्या गया है भाई, इसमें सरकार भी काफी तरीके से महिलाओं की हेल्प कर रही है। तो उसमें उन्होंने क्या है एक मिड डे मील का एग्जाम्पल उन्होंने डाला है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसको पूरा मिड डे मील स्कूल में ही मिलता है। ठीक है, बाकी वह जब पैदा नहीं होता अपनी माँ के गर्भ से रहता है। और उसके बाद तक है आपका सामाजिक न्याय। इस प्रावधान के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम संहिताकरण है। इसके अंतर्गत लैंगिक भेदभाव, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, शारीरिक शोषण इत्यादि के संबंध में कानून बनाया गया तथा उन्हें प्रभावी रूप से पालन कराया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ग, जाति, जनजाति, धर्म एवं लिंग के संदर्भ में भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान दिए गए हैं और इन सब का उद्देश्य समानता व न्याय है।
तो ये था आपका लैंगिक समानता प्रावधान कि राजनीतिक अधिकार भी उन्हें पूरा दिया जाए, उसके बाद आर्थिक अधिकार में भी दिया जाए उन्हें, और सामाजिक न्याय भी उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस मैम। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक दृष्टि से अल्पसंख्यक दिव्यांग एवं प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षेप में लिखिए। अब आप पढ़ दो आरती इसको। ओके मैम। अल्पसंख्यकों के कई वर्ग तालीमी दौर में काफी पिछड़े अथवा वंचित हैं। सामाजिक इंसाफ और समता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों के तालीम का पूरा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि संविधान ने भी उन्हें अपनी जबान और तहजीब की हिफाजत करने तथा अपने शैक्षणिक संस्थाएं कायम करने की इजाजत दी है। इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और सभी स्कूल क्रियाकलापों में उद्देश्यपरकता दर्शाई जाएगी तथा कोर पाठ्यचर्या के अनुरूप सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों और विचारधाराओं के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। दिव्यांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। उनकी उन्नति भी आम लोगों की तरह है, वे भी पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जी। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। पहला है विकलांगता, अगर चलने फिरने की या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो। दूसरा है गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले खास स्कूल की जरूरत होगी। इस तरह के स्कूल जहाँ तक संभव होगा जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे। तीसरा, सभी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। फोर्थ है शिक्षकों, खास तौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को भी नया रूप देना जरूरी है, ताकि वे कम उम्र के दिव्यांग बच्चों की कठिनाई को ठीक तरह से समझ सके। फिफ्थ है दिव्यांगों की शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। लास्ट है पूर्ण शिक्षा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि ये अज्ञानता और दमन से मुक्ति का साधन है। आधुनिक विश्व में शिक्षा द्वारा पढ़ने और लिखने की योग्यता स्वाभाविक रूप से आ जानी चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान का मुख्य साधन है। इसलिए पूर्ण साक्षरता सहित प्रौढ़ शिक्षा को इतना महत्व प्राप्त है। आज कुशलताओं का सतत रूप से बढ़ाना विकास का महत्वपूर्ण मुद्दा है, ताकि समाज के लिए अपेक्षित जनशक्ति के संसाधन उचित किस्म और मात्रा में तैयार किए जा सके। विकास संबंधी कार्यक्रम जैसे निर्धनता हटाने, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की सांस्कृतिक क्रियाशीलता को बल प्रदान करना, छोटे परिवार के आदर्श का पालन करने, महिलाओं को बराबरी देने जैसे कामों में लाभ उठाने वाले लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करके उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। समूचे राष्ट्र को विशेष रूप से 15 से 35 आयु वर्ग में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए निष्ठापूर्वक कटिबद्ध होना होगा। केंद्रीय और राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों तथा उनके जन संगठन, जन संचार माध्यमों और शिक्षा संस्थाओं को विविध प्रकार के जन साक्षरता कार्यक्रम के प्रति स्वयं वचनबद्धता निभानी होगी। इस कार्यक्रम में शिक्षकों, छात्रों, युवकों, स्वैच्छिक संस्थाओं, नियोजकों आदि को बड़े पैमाने में शामिल करना होगा। विभिन्न शोध संस्थाओं को कार्य में लगाने में ठोस प्रयास किए जाएंगे, ताकि प्रौढ़ साक्षरता के शैक्षिक पहलुओं में सुधार लाया जा सके। जन साक्षरता कार्यक्रम में साक्षरता के अलावा कार्यात्मक ज्ञान और कुशलताओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक वास्तविक एवं इसको बदलने और इसमें सुधार करने की संभावना के संबंध में शिक्षार्थियों में जागरूकता पैदा करनी होगी। ठीक है बेटा, ये था हमारा जितने भी अल्पसंख्यक हैं, दिव्यांग है या प्रौढ़ शिक्षा संबंधित प्रावधान है, ठीक है, उनसे रिलेटेड कि उनके लिए संविधान में क्या क्या किया गया है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया है संविधान में। अल्पसंख्यक कौन से होते हैं, जो होते हैं हमारे माइनॉरिटीज में जो बंदे होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, इनके लिए क्या है जो हमारा, ताकि इनके विचार, राष्ट्रीय लक्ष्य और विचारधाराओं के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सबके लिए संभव प्रयास किए गए हैं। यानी कि सभी लोगों को क्या है, एक तो शिक्षा मिले ताकि वो देव दौड़ में पीछे ना रह सके, उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। संविधान में उन्हें जवाब और तहजीब की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षणिक संस्थाएं कायम करने की इजाजत दी है कि वे अपनी क्या है, अपनी जो उनकी बोली है वो बोल सकते हैं। ठीक है,
और अपनी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको भी कायम करने की इजाजत दी है। देखो भाई उस टाइम पे अल्पसंख्यक क्या थे हमारे इंडिया में जब संविधान बना, उस टाइम पे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो अल्पसंख्यक में थी, क्योंकि अपना देश क्या है, हिंदू कंट्री है, तो हिंदू लोग ज्यादा थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मुस्लिम थे वो कहाँ पर चले गए थे, आपके पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गए थे हमारे अल्पसंख्यक, कौन बच गए थे, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की क्या बोला गया है यहाँ पर, उनकी जो जबान है यानी कि वो जिस लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, जो उनकी तहजीब है या फिर अपनी शैक्षणिक संस्थाएं कायम करने की इजाजत उन्हें दी गई। साथ ही साथ जितनी भी टेक्स्ट बुक होती हैं उनको तैयार करने और जो भी एक्टिविटीज हैं उनको क्या है करने के दर्शाई जाए। और उसके बाद क्या है, मेन यहाँ पर मुद्दा था राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद है दिव्यांग, दिव्यांग लोगों के लिए भी शिक्षा का यहाँ पर क्या किया गया, दिव्यांग लोगों को शिक्षा देने का उद्देश्य ये था ताकि वो किसी पर बोझ ना बन सके और और पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद है हमारा वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जिए, फिर भी चलने फिरने मामूली से ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो, यानी कि जो इन बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी क्या है, आम जो बच्चे हैं उन्हीं स्कूलों में कराई जाए। और अगर मान लीजिए कोई गंभीर रूप से विकलांग है, मान लीजिए कोई बिल्कुल ही वैसी सिचुएशन है, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जाते हैं, वो भी खोले जाएं, ठीक है। शिक्षक खासतौर पर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम को भी नया रूप देना जरूरी है ताकि वे कम उम्र में दिव्यांग बच्चों की कठिनाई को ठीक तरह से समझ सकें, ठीक है। यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं उनसे रिलेटेड कुछ कार्यक्रम भी बनाए जाने चाहिए, ठीक है, जिससे कम उम्र में ही दिव्यांग बच्चों के सामने क्या क्या कठिनाई आती हैं उन सबको समझा जा सके। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, जो हमारे क्या है बुजुर्गों को जो शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। यानी कि अब तो फिर भी लगा लो लिटरेसी रेट इतना नहीं है, जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पे अनपढ़ व्यक्ति ज्यादा थे, तो मेन मकसद ये था कि लोगों को अपना कम से कम नाम लिखना है, वो कहीं पर कुछ पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ सके, ठीक है। उनको पढ़ने लिखने की योग्यता ही देनी थी बस प्रौढ़ लोगों को, ताकि क्या है आज कुशलताओं का सतत विकास से बढ़ना विकास का महत्वपूर्ण मुद्दा है और समाज के लिए अपेक्षित जनशक्ति का संसाधन उचित किस्म और मात्रा में तैयार किया जा सके, छोटे परिवारों को आदर्श का पालन किया जा सके, बस आगे थोड़ा ये आपका मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा क्या है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी एटलीस्ट कम से कम वो लिखना सीख सके और पढ़ना सीख सके, इस शिक्षा की तरफ भी उसमें ध्यान दिया गया और संविधान में इसके बारे में भी बात कही गई है। अगर हम देखा जाए तो लास्ट में समूचे राष्ट्र को विशेष रूप से 15 से 35 आयु वर्ग की निरक्षरता के उन्मूलन के लिए निष्ठापूर्वक कटिबद्ध होना चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जन संगठन है, जन संचार माध्यम आदि शिक्षा संस्था को विविध प्रकार के जन साक्षर कार्यक्रमों के प्रति यानी कि समय समय पर ऐसे जन साक्षरता के कार्यक्रम उपलब्ध करवाते रहना चाहिए ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सके, ठीक है। जागरूकता पैदा करनी चाहिए, संभव में शिक्षार्थियों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, ठीक है। आरती कुछ समझ में आया बेटे? यस मैम। ठीक है, खुद पढ़ा होगा ना तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है ना, खुद पढ़ते हो तो तब जल्दी समझ में आता है। यस मैम। चलिए अगला है हमारा रिजर्वेशन एज ए एग्लिटरेशन पॉलिसी, एक समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण। भारत सरकार की आरक्षण नीति का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, या फिर क्या है आरक्षण क्या है, क्या आप शिक्षा के संदर्भ में आरक्षण को एक समाजवादी समानतावादी नीति के रूप में देखते हैं? देखो भाई आरक्षण क्या है, अगला क्वेश्चन भी आरक्षण का ही, आरक्षण की समीक्षा कीजिए। आरक्षण अर्थात स्थान सुरक्षित करना, आरक्षण था उस टाइम पे दिया जाना जरूरी था। देखो आज के टाइम पे तो जहां तक लगता है आरक्षण की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ वहाँ उस टाइम पे जो हमारा समाज था वह वर्ग जाति और उनके आधार पर क्या हुआ था, बटा हुआ था, ठीक है। वही भले ही भारत आजाद हो गया लेकिन लोगों के दिमाग से वो सोच नहीं निकली थी कि हम उच्च जाति के हैं और ये निम्न जाति के हैं। तो जो निम्न जातियां थी उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको उच्च जातियों के क्या है बराबर लेके आने के लिए उनको कुछ रिजर्वेशन दी गई, कुछ आरक्षण दिया गया, इनके उनका स्थान है सुरक्षित किया गया, उन्हें रियायतें दी गई सरकारी नौकरियों में, स्कूलों में पढ़ते वक्त, ठीक है। सामान्य तौर पर आरक्षण या स्थान सुरक्षित करना इस बात को बुरा नहीं कहा जा सकता
लेकिन समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और किसी भी दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं उनको बाकी लोगों के समान लेके आना ही क्या कहलाता है, हमारा आरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, पिछड़ेपन और सामाजिक विषमता से लड़ने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। इसमें बात कही है पिछड़े हुए हैं, स्वतंत्र राष्ट्र में किसी भी प्रकार से अपने आप को असुरक्षित मानते हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। दूसरे वर्ग लोगों को इस बात के लिए यदि नुकसान भी होता तो प्रसन्नता के उनसे सहने के लिए तैयार रहना। सरकारी तौर पर आर्थिक, यानी कि लोगों को सिर्फ आर्थिक सहायता और सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें बीच बीच में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहे। फिर इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, रिपोर्टों को पढ़ा लिखा, उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आज चाहे सही व्यक्ति को नौकरी के आरक्षण मिल पा रहा है कि नहीं, पर वह लागू आवश्यक है। लेकिन देखो जो आरक्षण है वह हमारा आज भी लागू है। मिल इसका लाभ कितने व्यक्तियों को मिल पा रहा है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेशन एवं आरक्षण। शिक्षा में और आरक्षण में क्या वो है। वर्तमान शिक्षा में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसका उत्तरदायित्व है कि वह विभिन्न जितने भी हमारे समाज में वर्ग हैं उनको निकट लाए, उन सब में क्या है इंटीग्रेटेड करें, उन सबको समान लेके आए। परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली अनेक संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी ऐसा करने के स्थान पर सामाजिक अलगाववाद तथा भेदभाव को मजबूर कर रही है। ठीक है, यानी कि आज इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी यहाँ पर देखो आरक्षण का मतलब था कि लोगों को उसके बराबर लेके आना है, लेकिन आज के समाज में क्या हो रखा है, अगर एट प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो शिक्षा सिस्टम अनेक संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी लोगों को आरक्षण के कारण समान लाने की बजाय उनके बीच में क्या कर रही है, अलगाव पैदा कर रही है। तो इसमें क्या है, भेदभाव के लिए मजबूर हो जाता है इंसान। इससे भी आगे बढ़कर सामाजिक अलगाव और वर्गित भेदभाव को और बढ़ा रही है, बजाय कि केवल कुछ चंद लोग ही उपलब्ध हैं जो क्षमता के आधार पर क्या कर रहे हैं, नौकरियों में क्या कर रहे हैं, अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, कुछ व्यक्ति आरक्षण के सहारे, ठीक है, जो व्यक्ति योग्य व्यक्ति वो रह जाता है और आरक्षण के सहारे वो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी स्कूल, कॉमन स्कूल पद्धति। शिक्षा आयोग ने समतापूर्ण समाज के आदर्श के अनुभव के लिए उन्होंने कॉमन स्कूल पद्धति को प्रस्तावित किया, जो कि सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, सब वर्गों के लोग आसानी से यहाँ पर आएंगे, अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, जिनके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, जिससे कुछ अनुपात में गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे विद्यालय भी होते हैं और एक अच्छे विद्यालय में शिक्षक आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभा और योग्यता के आधार पर मिलती है। ठीक है, समाज में अगर हमें प्रतिष्ठा मिलनी है तो वो हमारी योग्यता के आधार पर मिलती है, हमारी धर्म, जाति या आरक्षण के आधार पर नहीं मिलती। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान की धारा 15 में कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 15 वो यही कहते हैं कि इसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आपके भोजनालय हो, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन हो, कुछ दुकान हो, सबके लिए क्या है, एक समान है। ठीक है, उसके बाद है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कमजोर व उपेक्षित सामाजिक वर्गों को सबल वर्गों से बचाकर शिक्षा। और उस टाइम पे क्या था भाई, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखा गया था, यानी कि उस टाइम पे वाक्य में क्या था, हमारे समाज में गैप बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो उस आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को पिछड़ेपन से सुधारने के लिए ही क्या है, समाज में इसका स्तरीकरण किया गया। उनको क्या दिया गया भाई, आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था स्वतंत्र भारत में ही नहीं अपितु स्वतंत्रता से पूर्व भी यहाँ पे लागू थी, यानी कि 1919 में भी भारत सरकार का जो अधिनियम था लागू होने, भारत ने मुसलमानों ने भारत में सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की थी। यानी कि जो आरक्षण की मांग है वो स्वतंत्रता के बाद की नहीं, उससे पहले से इसकी मांग उठी हुई थी। ठीक है, कि सरकारी नौकरियों में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। 1925 में सीधी भर्ती से होने वाली सरकारी नौकरियों में 33% स्थान अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आकर्षित कर दिया गया था। और उसके बाद 1934 में एक निश्चित आकार प्रदान किया और अल्पसंख्यकों को आरक्षित इस कोटे में से मुसलमानों के लिए 25% स्थान और 8.5% स्थान एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित किया गया। ये नौकरियों में किया गया कि मुस्लिम्स के लिए 25% और एंग्लो इंडियंस के लिए 8.5%। इसके अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 6% स्थानों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।
उसके बाद आता है आपका इंडिपेंडेंस के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दिया गया समस्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था आगामी 10 वर्ष के लिए जारी रखी गई। यानी कि जब संविधान बना तो उसमें क्या बोला गया था, जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए तो, जो मुस्लिम थे उनके लिए तो आरक्षण खत्म कर दिया गया था, लेकिन संविधान में सिर्फ 10 सालों के लिए बोला गया था कि 10 साल के लिए हम इस आरक्षण को कंटिन्यू रखते हैं और उसके बाद 10 साल में सारी जातियां एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। लेकिन 10 साल के आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी वो आरक्षण नहीं हटाया गया है। ठीक है, प्रारंभिक रूप से 10 वर्ष के आरक्षण प्रदान किया गया, जिसे समय समय पर निरंतर रूप से 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा है और वर्तमान में भी ये क्या है, जारी है। ठीक है, यानी कि तो वर्तमान में भी क्या है, 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया था और एट प्रेजेंट टाइम में भी ये जारी है। तो ये था आपका आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, आरक्षण की समीक्षा कीजिए, राजनीतिक की किया जाना उचित समझते हैं। आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण के बारे में ही लिखना है इसमें भी। एक बार पढ़ से आते इसको, थोड़ा सा कुछ तो ज्ञान मिलेगा ही। ठीक है मैम। आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम बिना योग्यता के किसी को भी शिक्षा संस्थाओं में दाखिले का लाभ देते चले जाएं। मुमकिन है कि आरक्षण का लाभ देकर हम किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए तैयार करें, जो वास्तव में इसके योग्य नहीं। योग्यता की अहमियत है, लेकिन आरक्षण से योग्यता नहीं मिल जाती। आरक्षण केवल लाभ देता है। आरक्षण योग्यता और क्षमता भी दे और देश का इस तरह विकास करे, तथा तभी उसे समर्थ और सार्थक कहा जा सकता है। अन्यथा आरक्षण एक बुलावा है, जो इसे सुनता या इसके लिए जहोजहद करता है, जो उसे लगता है कि इससे सामाजिक न्याय का मकसद पूरा होगा। अगर सामाजिक न्याय से कुछ हासिल ना हो पाए तो आरक्षण का रास्ता देश के लिए लाभदायक नहीं हो पाएगा। मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी आरक्षण लाभदायक होना चाहिए। इसके बारे में अब तक हमारा अनुभव उम्मीदें नहीं जगाता। मेरा सुझाव है कि आरक्षण के तौर तरीकों पर भी व्यवहारिक होकर विचार किया जाना चाहिए। आरक्षण एक प्रेरणा है, एक लक्ष्य और एक उद्देश्य के लिए है। अगर ये सब बातें पूरी नहीं होती तो आरक्षण केवल लोगों को झांसा देने वाली बात होगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि विकास का माध्यम और उपकरण भी होना चाहिए। धार्मिक आधार पर आरक्षण खतरनाक है, इससे देश बढ़ता चला जाएगा। हमने देश की एकता को सुनिश्चित करने का प्रण लिया था। संविधान का पहला पृष्ठ देखिए तो पता चलेगा कि हमने अपने संविधान एवं नौकरशाही इसलिए बनाई ताकि देश की एकता सुदृढ़ और सुनिश्चित हो सके। मेरा मानना है कि अगर आरक्षण से देश कमजोर होता है या बढ़ता है तो आरक्षण का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। आरक्षण हो, लेकिन देश की एकता की कीमत पे नहीं। दुखद पक्ष ये है कि जातियों उपजातियों में बटे इस देश में आज कोई सामाजिक एकता की बात नहीं करता, बल्कि बंटवारे की बात होती है। आरक्षण और खासकर धर्म के नाम पे आरक्षण से तो और कहर टूटेगा। आज ये देश की एकता पे एक बड़ा अभिशाप बनने जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि आरक्षण के पीछे वोट बैंक का हाथ है। इसे भुनाने में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। सभी दल मंत्र तंत्र और एक ही धर्म में रमे हुए हैं। उनका ये मंत्र तंत्र धर्म और मर्यादाएं सब कुछ एक ही जगह यानी वोट बैंक पे केंद्रित हो जाता है। ये बात किसी एक राजनीतिक दल पे लागू नहीं होती, बल्कि सभी दलों का एक सा रवैया है। ऐसी स्थिति में आरक्षण नकारात्मक प्रतियोगिता का विषय बन गया है। जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे ज्यादा वोट मिलेंगे। ये एक तरह की नीलामी हो गई है, खुलेआम वोटों की नीलामी। मंडल आयोग ने भी आरक्षण दिया था, तब भी न्यायविद डॉक्टर एल एल एम सिंघवी ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को देखने से नहीं लगता कि दलित वर्ग का कुछ भला होगा। संविधान में दलित वर्ग के खिलाफ कुछ हुए अत्याचारों और अन्यायों का एक तरह का मुआवजा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि वे आरक्षण की बैसाखियों पर लोगों को निर्भर नहीं बनाना चाहते। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने संबंधी मसले पर तत्काल कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले को चुनौती दी जा चुकी है। राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक एवं विकास और भारत की एकता की दृष्टि से धर्म के नाम पे किए जा रहे आरक्षण की बातें वास्तव में राजनीतिक से प्रेरित है। किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि हमारी आरक्षण नीति के नाकाम होने की आखिर वजह क्या रही, इसका कोई असर क्यों नहीं पड़ा, क्यों हम समय रहते इसे समाप्त नहीं कर पाए। कोई ये बात सोचना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि किसी के पास सोचने का वक्त और सामर्थ्य नहीं है। आज की राजनीतिक सोचने का वक्त नहीं देती। राजनीतिक
इससे कतराती है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति बहुत आसान नजर आती है। अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए सोचना, मना करना और विश्लेषण करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जिनको आरक्षण देने की बात कही जा रही है, सबसे पहले उनका सामर्थ्य बढ़ाइए। उन्हें उच्च शिक्षक संस्थाओं में दाखिला देने से पहले 6 महीने उन्हें समर्थ बनाइए। उनकी गुणवत्ता बढ़ाइए, जो वास्तव में लाभ लेने के काबिल हैं। उन्हें जरूर फायदा दीजिए। धर्म की बजाय शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को सबके बराबर लाने के लिए आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था भी यही संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार शोषित और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन क्या कभी ये देखा गया कि इसका फायदा कुछ जातियों में क्रीमी लेयर तबका ही उठाता रहा है? इसके उलट जो इसके वास्तविक हकदार है, उन्हें ये सुविधा कभी नहीं मिल पाई। आदर्श व्यवस्था तो ये होती है कि जो आरक्षण का लाभ उठाकर पद प्राप्त कर आगे बढ़ गए, वे अपने दूसरे साथियों के लिए आरक्षण सुविधा का त्याग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर बड़े पदों पर पहुंचे हैं, उन्हीं की दूसरी तीसरी पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा के तरक्की करती जा रही है। इस प्रवृत्ति पर रोक के लिए कार्यपालिका के लोगों को काफी सावधानी से काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आरक्षण का लाभ किसी जाति के सभी परिवारों को मिल चुका है। इसलिए ये बात रह के उठती रही कि ऐसे आरक्षण का क्या लाभ जिसमें कुछ लोग नौकरियां पाते रहें और उसी जाति के बेहद गरीब की कोई सुध ना ले। जब शुरू में आरक्षण की बात उठी थी तो सबको समान रूप से इसका लाभ मिले, इस बात पे जोर दिया गया था। हाँ जी, जैसे पहले वाला टॉपिक था आरक्षण का, ये सेम है ऐसा ही। ठीक है, कि आरक्षण क्या होता है। उस टाइम तो आरक्षण क्या था, स्थान सुरक्षित करना, यानी कि जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पे जो हमारा समाज था उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा था उच्च जाति में और निम्न जाति के अंदर। तो उस गैप को फिल करने के लिए उनको आरक्षण दिया गया, और ये आरक्षण उस टाइम पे 10 साल के लिए दिया गया था कि 10 साल में एक रिकवरी हो जाएगी और ये सारी क्या है हमारी बराबर आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद ये हर 10 साल के लिए बढ़ता जा रहा है और आज वर्तमान में भी ये जारी है, और मुझे नहीं लगता कि ये आरक्षण कभी खत्म होगा। उस टाइम के लिए जरूरी था, लेकिन आज के टाइम के लिए आरक्षण जरूरी नहीं है। आरक्षण इस समय पे सिर्फ उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनकी जरूरत होती है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सेकेंड यूनिट के, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, अथवा हमारे संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त भावनाएं क्या हैं। क्या कहा गया है भाई, जो हमारा प्री एम्बलम लिखा गया है, आप देखते हो ना, आप एसएसटी की बुक देखना जो एनसीईआरटी की है, उसमें सब में प्री एम्बलम आगे लिखा होता फर्स्ट पेज पे, जिसमें लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्राप्त करने और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1949 को, उसके बाद ये लिखी गई मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवति में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम की आत्मा अधिनियमित तथा आत्मा करते हैं। यानी कि जिस दिन ये लिखा गया और ये चीजें इसके अंदर लिखी गई, तो प्रस्तावना में ये है। और भाई ये अगर क्वेश्चन याद करना तो इसी फॉर्म में याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया गया है कि हम सब भारत के लोग हैं, सभी क्या है संपन्न हैं, समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लोकतंत्र गणराज्य बनाने जा रहे हैं, सभी नागरिकों को एक समान माना है, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वह राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वह धर्म की दृष्टि से हो, सबको एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को भी राष्ट्र की गरिमा बनाए रखनी है, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना है। और इसी के साथ हम 26 जनवरी 1949 को माघ शुक्ल की सप्तमी को
और संवत ये हमारा जो हिंदी कैलेंडर है ना उसके अकॉर्डिंग ये वाली वो है। तो इस दिन हम इसको क्या कर रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण पर पड़ने वाले किन्हीं दो ब्रिटिश संविधान के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में पड़ने वाले किन्हीं दो ब्रिटिश संविधान के प्रभाव का वर्णन है। एक तो संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी है एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, यानी कि ये दो चीजें हैं, ये हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अकेला अपना नहीं है, कुछ चीज हमने किसी के संविधान से ली है, कुछ हमने किसी देश के संविधान से ली है, कुछ किसी देश के संविधान से ली है। तो हमारा जो संसद की जो शासन प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश से ली है। और जो हमारी एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जैसे अभी चला हुआ ना कि जो भारत के नागरिक वो सिर्फ भारत में रहेंगे, जिनकी नागरिकता पाकिस्तान के बाहर जाएंगे, तो हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता का ही सिस्टम है। अगर भारत का नागरिक है तो भारत का ही रहेगा, उसको कहीं और की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद है, कौन सा संवैधानिक उपलब्धि भारत को एक गणतंत्र बनाता है। तो भारत में संविधान की प्रस्तावना में ही बात स्पष्ट की गई है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, अर्थात लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा जो शासन करेगा। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध इसे गणतंत्रात्मक राष्ट्र की ओर ले जाते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 52 भारत को एक गणतंत्र बताता है, डेमोक्रेटिक बताता है। उसके बाद आता है 86वें संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4A में नया कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया। माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ये संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएंगे। उसके बाद है 5वां, संविधान का अनुच्छेद 29 किस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों के अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 29 के भाग 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा और किसी आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि समानता बतानी है इसमें। आर्टिकल 29 ने शैक्षणिक संस्थाओं के अवसर की समानता क्या सुनिश्चित करती है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको समान अवसर है, उनको इनकी धर्म जाति के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार सभी नागरिकों को देता है। और इस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने का अधिकार व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में प्राप्त है, न कि समुदाय के सदस्य के। यानी कि ये बताया गया है कि राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में प्रवेश का समान अधिकार है। यानी कि गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें सब लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। ठीक है, और उन्हें एडमिशन लेने का अधिकार व्यक्ति का एक नागरिक के रूप में प्राप्त है, न कि समुदाय के सदस्य के रूप में। यानी कि सामुदायिक सदस्य के रूप में नहीं, उसको भारत का एक नागरिक मानकर उसको एडमिशन दिया जाएगा। ये एडमिशन की धारणा नहीं चलाने की भाई ये तो उच्च जाति से इसी को एडमिशन देते हैं, जी नहीं। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपको करने हैं और जो 2 टॉपिक आपको 2 या 3 टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है भाई, ओके मैम। ठीक है। तो साथ साथ आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फिर इसी के साथ क्लास ओवर कर दें।